हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था ज्योग्राफी में वो था फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक या भौगोलिक विभाजन। तो इस क्लास में हमने नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि उत्तर के पर्वत पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट हिल्स यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी, इनके बारे में हमने जान लिया था। दोस्तों, आज सेकंड टॉपिक इसी क्लास का, इसी लेक्चर का सेकंड, नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि उत्तर के पर्वतों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो हमने पढ़ लिया है इसमें वो क्या क्या था हमारा। तो ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आती थी हमारी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा क्या था, हिमालय। हिमालय में 3 आती थी हमारी, ग्रेट हिमालय, लेशर हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक। इसके बाद हमने यहाँ जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे हिमालय मूव कर जाता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट हिल्स यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी, या फिर पूर्वांचल हिल्स यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ी। आज की क्लास में दोस्तों हम, जब आप शिवालिक के साउथ में आओगे, दक्षिण में आओगे, तो यहाँ पर पंजाब, यूपी, बिहार, ये तुम्हारा दिल्ली और तुम्हारा राजस्थान, इन स्टेट में प्लेन्स पाए जाते हैं यानी कि मैदान पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तर के मैदानों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आखिर इन प्लेन्स का निर्माण हुआ कैसे, यानी कि ये मैदान बने कैसे। तो दोस्तों, आपको पता है ऐसा कि आज भी, और ये नदियां पुराने टाइम से, यानी कि आज भी बहुत सारी नदी फ्लो करती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी नदियां हैं जो पुराने टाइम से प्रवाहित होती रही हैं और जो आज भी हो रही हैं। गंगा का नाम सुना होगा, यमुना का, ऐसे सिंधु, सतलज, ठीक है ना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, काली नदी। उधर आप जाओगे ईस्ट में तो वहां ब्रह्मपुत्रा बहती है, ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी सहायक नदी हैं। तो वो सभी हम रिवर वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो अपनी इतनी बात समझनी है आपको कि यहाँ तिब्बत से एक नदी आती है, ऐसे चली जाती है, और जिसका नाम है इंडस, सिंधु। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी है। यहाँ से एक नदी आती है उत्तराखंड से, जिसका नाम है गंगा, और वो गंगा ऐसे बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है। एक नदी यहाँ से आती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ऐसे असम होते हुए और यहाँ आ जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ ये बांग्लादेश के जो साइड में जाके यानी कि कोस्ट पे जाके डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो ये नदियां जो हैं ये मेजर नदी हैं, बड़ी बड़ी नदी हैं। इन नदियों की छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जिन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो ये नदी जब बहती है, और मैंने आपको जब शिवालिक पढ़ाया था, शिवालिक रेंज, तो मैंने आपको शिवालिक रेंज में बताया था कि शिवालिक जो रेंज है वो सॉफ्ट रॉक यानी कि मुलायम चट्टानों से बना है। अभी इसकी चट्टानें हार्ड नहीं हैं। तो जब नदी बहती है तो वहां पहाड़ों में उनका फ्लो बहुत ज्यादा तेज होता है, जिससे कि वो पहाड़ों को काट देती हैं, और वहां से अपने साथ क्या लेके आती हैं, तो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं। सेडिमेंट बोलते हैं अवसाद के लिए। अवसाद मतलब रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, सड़ी गली वनस्पति, जीव जंतु, तो इन सभी को बहा के ले आती हैं। तो दोस्तों, ये नदियां जो सेडिमेंट लाती हैं उन्हें इस सेक्टर में उन्होंने क्या कर दिया है, डिपोजिट कर दिया है। तो सेडिमेंट के डिपोजिट के द्वारा ही नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो जो उत्तर के मैदान हैं हमारे, उनका निर्माण किससे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से, यानी कि जो नदी सेडिमेंट लेके आई और उन्हें डिपोजिट कर दिया, जिससे कि इस सेक्टर में हमारे नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तर के मैदान बन गए। अब दोस्तों बात करें तो शिवालिक के जस्ट अगर आप साउथ में आते हो तो हमें नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तर के मैदान देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कहां से कहां तक हैं, तो ये आपने देखा होगा हमारे बगल में जो कंट्री है इधर वेस्ट साइड में, तो ये कौन सा कंट्री है हमारा, ये पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों। इधर जाओगे आप तो ये कौन सा है, बांग्लादेश। तो इन मैदानों का जो क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है, वो पूरा पाकिस्तान से लेकर ये वाला सेक्टर पूरा, थोड़ा राजस्थान, और ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं बना रहा हूं, ये यहाँ असम तक, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा, ये जो सेक्टर है हमारा, जो मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक है ना, एरो कर रहा हूं मैं, ये पूरा सेक्टर किसका है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तर के मैदानों का। तो दोस्तों, नदियों द्वारा लाए गए डिपोजिट से यानी कि सेडिमेंट से, सेडिमेंट के डिपोजिट से किनका निर्माण हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में बन गए नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इन्हें हम सिंधु,
गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर के मैदानों को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये नदी कौन सी है, सिंधु। सिंधु की 5 और ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो उन्हें मतलब आगे चल के देखेंगे हम और डिटेल में। ऐसी गंगा नदी है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना हो गई, उसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। तो ये नदियां जब बहती रही हैं पुराने टाइम से, तो ये अपने साथ सेडिमेंट लेके आई, अवसाद लेके आई, और अवसाद को डिपोजिट कर दिया, उनको निक्षेपित कर दिया, फैला दिया, जिससे कि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ। आगे इधर बात करें तो इधर कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र ने यहाँ क्या कर दिया है, असम में मैदान बना दिए हैं। और असम के साथ साथ ये मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो दोस्तों हम सिर्फ अभी किसकी बात करने वाले हैं, इंडिया की, कि इंडिया में जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन हैं वो किन टाइप्स में डिवाइड हैं, किन टाइप्स में कैटेगराइज हैं। तो पहले मैं बात करूं तो हम यहाँ से लेके यहाँ इंडिया से लेके ये पूरा ये इतने सेक्टर की बात करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में इन मैदानों की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कुल लंबाई जो है हमारी वो कितनी है, तो लेंथ है दोस्तों इनकी 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबाई है, 3200 किलोमीटर। इन्हें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इनकी वृत्त मतलब चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई, अगर आप वेस्ट में जाओगे तो चौड़ाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे ही आप ईस्ट में जाओगे तो चौड़ाई इनकी कम होती जाती है। यानी कि इनकी मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इनकी पश्चिम में, चौड़ाई इनकी पश्चिम में है 500 किलोमीटर। और मैं बात करूं इनकी चौड़ाई की पूर्व में, तो पूर्व में चौड़ाई इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि केवल 150 किलोमीटर। इनका विस्तार कहां से कहां तक है, तो यहां पंजाब से लेके और असम तक। तो पंजाब से लेके असम तक हमारे प्लेन्स यानी कि मैदान फैले हुए हैं। अब इनके कैटेगरी की बात करें कि कितने भागों में क्लासिफाई कर रखे हैं, तो ये मुख्यतः 4 पार्ट में हम क्लासिफाई इन्हें कर सकते हैं। 4 में कौन कौन से हमारे, उनके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा दोस्तों, जैसे बोलते हैं हम भावर। सेकंड है हमारा तराई। थर्ड है हमारा खादर। और फोर्थ है हमारा बांगर। तो उत्तर के मैदानों को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला फर्स्ट हमारा भावर, सेकंड है हमारा तराई, थर्ड है हमारा खादर और फोर्थ है हमारा बांगर। तो 4 पार्ट में क्लासिफाई है। अब बात करते हैं, तो अब आप कहां जाओगे, यानी कि अगर मैं कहूं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो आप बताओगे शिवालिक। और शिवालिक के जस्ट साउथ में क्या है, तो आप बताओगे नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तर के मैदान। तो इतना बात आप समझ पाए होंगे। मैं इन चारों को कैटेगराइज करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम भावर क्षेत्र, यानी कि उत्तर के मैदानों का एक फर्स्ट टाइप भावर क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे अगर मैं बात करूं तो सबसे, यानी कि यहाँ शिवालिक था हमारा, शिवालिक के जस्ट साउथ में आओगे। अब अगर शिवालिक के आपको नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ में जाने पे तो आपको लेशर हिमालय मिलेगा, और उसके और नॉर्थ में जाओगे आप तो ग्रेट हिमालय मिलेगा। लेकिन शिवालिक के, ये शिवालिक रेंज मान ली मैंने, ये क्या मान ली, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के जस्ट आप साउथ में आओगे तो जो सबसे पहले आपको मिलेंगे वो मिलेंगे भावर क्षेत्र, यानी कि भावर एरिया, यानी कि उत्तर के मैदानों का जो टाइप है भावर मिलेगा। भावर में होता क्या है कि जब यहाँ नदियां, जैसे कि मैं तुम्हें इंडिया का मैप बना के दिखाता हूँ एक छोटा, यहाँ ये तुम्हारा शिवालिक हो गया। शिवालिक के जस्ट आप किधर जाओगे, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ, ये वाली कौन सी है, नॉर्थ। तो शिवालिक के जस्ट साउथ में जाने पर आपको कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो भावर क्षेत्र देखने को मिलते हैं। नदियां यहां से आ रही हैं ऊपर से, ऐसे ये गंगा आई, ये यमुना आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आई, इधर से यहाँ तुम्हारी से इंडस आई, सिंधु। तो ये नदियां जब आती हैं तो शिवालिक से क्या लेके आती हैं अपने साथ, यानी कि अवसाद लेके आती हैं, सेडिमेंट लेके आती हैं। तो यहां पर जब नदी आई शिवालिक से निकल के ऐसे ऐसे आ रही है नदी पीछे से,
तो अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं, सेडिमेंट। और सेडिमेंट भी कैसे, बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रही हैं, और बड़े बड़े पत्थरों को लाकर कहाँ, यहाँ डिपोजिट कर दिए, जमा कर दिए इस क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने बड़े बड़े पत्थर आपको जमा करा दिए। तो ये जो बेल्ट होती है पूरी, जहां पत्थर मोटे मोटे पाए जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं भावर। क्या कहते हैं दोस्तों, भावर क्षेत्र। तो भावर में क्या है, एक तो बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे। अब जब दोस्तों बड़े बड़े पत्थर होंगे तो नदियां पत्थरों के नीचे से बहना प्रारंभ कर देंगी। इसका मतलब भावर क्षेत्र में नदियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि जल नीचे नीचे पत्थरों के बहने लगता है, नदियां दिखनी बंद हो जाती हैं। तो भावर के बारे में पहला क्या खास बात क्या है, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। सेकंड खास बात क्या है हमारी इनके बारे में, नदियां लुप्त हो जाती हैं। यानी कि नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं, पत्थरों के नीचे चली जाती हैं। थर्ड खास बात क्या है इनके बारे में, कि जब पत्थर जब बड़े बड़े होंगे तो यहां पर क्या एग्रीकल्चर करना हो पाएगा, एग्रीकल्चर हो पाएगी, कृषि हो पाएगी। तो यहां पर खेती नहीं की जा सकती, ये जमीन, ये मैदान खेती के योग्य नहीं है। यहां कृषि नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। तो नदियां जब जाती हैं, आती हैं पीछे से, तो अपने साथ मोटे मोटे पत्थर लेकर आ रही हैं और उन्हें डिपॉजिट कर दिया। और ये बेल्ट होती है, ये जो क्षेत्र है आपका जस्ट, तो यहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, शिवालिक के दक्षिण में। तो इस क्षेत्र में आपकी खेती नहीं होगी। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, वृत्त की बात करूं, तो ये 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई के मैदान होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 से 15 किलोमीटर। अब तो भावर के बारे में यही खास बात थी। अब सेकंड इसके बारे में बात करें तो तराई के बारे में, तराई क्षेत्र। तो जैसे ही आप भावर के जस्ट साउथ में आओगे, जैसे ही आप भावर के जस्ट साउथ में आओगे, तो आपको कौन से तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहां क्या होता है, एक तो दूर तक नदियां बड़े बड़े पत्थर अपने साथ नहीं लेके जा सकती, छोटे छोटे लेके जाती हैं। तो यहां पर छोटे छोटे पत्थर बचते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो यहां नदियां दोबारा से जो पत्थर छोटे होंगे फिर से क्या होंगी, बाहर निकल आएंगी। ठीक है दोस्तों, यहां रेनफॉल भी अधिक मात्रा में होता है, यानी कि वर्षा अधिक मात्रा में होती है, जिससे कि यहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता पाई जाती है। तो यहां मैं बात करूं तो ये वाली जो बेल्ट है तुम्हारी, ये 20 किलोमीटर की होती है। इसकी वृत्त कितनी होती है, चौड़ाई 20 किलोमीटर। यानी कि ये मैंने अगर भावर बनाए तो भावर के जस्ट बगल में छोटे छोटे पत्थर वाले तुम्हारी जो बेल्ट है पूरी, वो क्या होगी, तराई क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, लगभग 20 किलोमीटर। ये किसके दक्षिण में आएगा, तो ये भावर के जस्ट दक्षिण में आएगा। ठीक है दोस्तों, खास बात क्या है, नदियां बाहर निकल आती हैं, नदियां बाहर निकल आती हैं। कहां से निकल आती हैं, यहां जो भावर में विलुप्त हो गई थी वो दोबारा से तराई क्षेत्र में बाहर आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पत्थर छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, कृषि यानी कि फार्मिंग की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, खेती की जा सकती है। और मुख्य रूप से जो यहाँ फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूं यानी कि व्हीट, मेज यानी कि मक्का, आपका धान यानी कि पैडी, और आपका शुगर केन यानी कि गन्ना। तो ये फसलें मुख्य होती हैं। आपने देखा होगा जो सहारनपुर वाली बड़ौद बागपत वाली बेल्ट है वो इसी में आती है, यानी कि किस में आती है, तराई क्षेत्र में आती है। तो सहारनपुर का बहुत सारा एरिया, और वहां ज्यादातर किसकी खेती होती है, यानी कि शुगर केन की, गन्ने की। आगे बात करें इस क्षेत्र में और क्या पाया जाता है, तो वर्षा, यहां पर रेनफॉल क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और यहां पर क्या होता है, एक चीज और होती है कि यहां आर्द्रता भी यानी कि ह्यूमिडिटी भी अधिक पाई जाती है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है।
तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपॉजिट से हुआ है। ये 4 पार्टों में क्लासीफाई है। पहला था हमारा जिसमें मैंने बताया भावर क्षेत्र। तो भावर शिवालिक के जस्ट साउथ में है। बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, खेती नहीं की जा सकती, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ये भावर की खास बात है। बेल्ट कितनी चौड़ी है? तो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी ये पूरा क्षेत्र होता है। जस्ट भावर के जस्ट साउथ में क्या मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र मिलता है। तराई क्षेत्र की खास बात क्या है कि यहाँ जब नदियां दूर तक बहाकर बड़े बड़े पत्थर नहीं ले जा पाती हैं तो आगे चल के छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, यानी कि हल्के छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं यहाँ, और नदियां दोबारा से क्या होती हैं? बाहर निकल आती हैं। और इस क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। यहाँ बारिश ज्यादा होती है, आर्द्रता भी ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, गन्ना और धान की फसलें पैदा की जा सकती हैं, वो भी फर्टिलाइजर से, यानी कि उर्वरकों की मदद से। तो यहाँ मिट्टी है तो सही, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, ना तो भावर की और ना ही तराई की। अब बात करते हैं दोस्तों खादर और बांगर। तो दोस्तों नेक्स्ट अब समझते हैं खादर और बांगर के बारे में। तो खादर बांगर के बारे में समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई आपकी रिवर बनाई, ये कोई नदी है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो जिधर मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ इधर वाटर फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है इस नदी में। तो नदी के साइडों में क्या होता है? मैदानी क्षेत्र होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बरसात के मौसम में नदियों का वाटर लेवल इंक्रीज कर जाता है और कई सारी नदी तो बाढ़ ले आती हैं। बाढ़ मतलब फ्लड आ जाता है। जब अभी तक ये सामान्य स्तर में चल रहा है वाटर, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुए तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ा और बरसात आ गई। अब बरसात से क्या होगा? नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और नदियां अब दूर तक बहना स्टार्ट कर देंगी, आसपास के एरिया को क्या कर लेंगी? कवर कर लेंगी। तो यहां तक पहले इसका जो मेन एरिया था, जिसको मेन एरिया कवर करके चल रही थी नदी, अब क्या है? बाढ़ की वजह से अब पानी कहां तक पहुंच गया है? यहां तक पहुंच गया है। अब मैंने आपको पीछे बताया कि नदी अपने साथ क्या लेके आती है? अपने साथ लेके आती है सेडिमेंट, यानी कि अवसाद। तो पहले नदी इतने एरिया में सेडिमेंट बिछा रही थी, डिपॉजिट कर रही थी। अब नदी क्या काम करेगी? जहां तक बाढ़ जा रही है, यानी कि बाढ़ का पानी जहां तक जा रहा है, नदी उस क्षेत्र में अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को, अवसाद को डिपॉजिट कर देगी, निक्षेपित कर देगी। तो जब यहां पर क्या होगा? अब नई मिट्टी जमा हो जाएगी इस क्षेत्र में, और नदी फिर जब बाढ़ का सीजन खत्म हो जाएगा, बरसात बंद हो जाएगी, नदी दोबारा से अपने सामान्य स्तर पे पहुंच जाएगी। तो ये वाले क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र हुआ जहां बाढ़ आई थी, इसे बोलते हैं फ्लड एरिया, यानी कि बाढ़ वाला क्षेत्र। बाढ़ वाला क्षेत्र ऐसे यहां बना और ऐसे ही ऊपर वाली साइड में बना बाढ़ वाला क्षेत्र। तो ये भी फ्लड एरिया है, बाढ़ वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में नदी द्वारा नई मिट्टी जमा कर दी गई। और बाढ़ तो हर साल आती है, क्योंकि पानी का स्तर हर साल बढ़ता है, वर्षा हर साल होती है। तो यहाँ इस क्षेत्र में नदियां हर साल नई मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये नई जलोढ़, एलुवियल बोलते हैं, जड़ोल के लिए क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र होगा कौन सा? ये भी और ये वाला। तो यहां पर नदी ने लाके न्यू मिट्टी क्या कर दी? डिपॉजिट कर दी, जमा कर दी। तो इस वाले एरिया को, ये जो एरिया है, इसे ही बोलते हैं हम खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र। तो नदियां जो नई मिट्टी लाकर प्रत्येक वर्ष जमा करती हैं, उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? खादर क्षेत्र। और ये नई मिट्टी होती है। अब नई मिट्टी होगी तो इसमें जितने भी हमारे मिनरल्स होंगे उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी, तो इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी कि जो खादर क्षेत्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। तो आपने देखा होगा कि जिसे बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब। तो दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक नदी बह रही है, ये गंगा है, और ये एक नदी है,
यमुना है। तो ये गंगा यहाँ तक बाढ़ लेके आती होगी, यमुना यहाँ तक लेके आती होगी, तो हर साल जो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसमें नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब। तो ऐसे दो नदियों के बीच का जो एरिया है आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। तो ये बात आपको समझ में आई। खादर क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए और डिपॉजिट किए गए मिट्टी के द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्माण होता है इनका, यानी कि खादर क्षेत्र में नदियां प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मृदा निक्षेपित करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और बाढ़ वाले क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें, नेक्स्ट है हमारा बांगर एरिया, बांगर क्षेत्र। तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर का एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया है जहां नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इस क्षेत्र में पुरानी मिट्टी जमा होती है। तो ये कैसा होता है? इस क्षेत्र को ही, ये जो क्षेत्र है हमारे दोनों, जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, फ्लड का पानी नहीं पहुंचता, इसे बोलते हैं बांगर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र के बारे में पहली खास बात क्या है दोस्तों, कि ये नई मिट्टी से निर्मित नहीं है। ये किससे निर्मित है? पुरानी मिट्टी से निर्मित है, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र, क्योंकि बाढ़ तो इतने एरिया में ही आई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। नदियों द्वारा ये हर साल मिट्टी नहीं जमा की जाती, कभी कभी नदियों में बहुत टाइम बाद जब ज़्यादा पानी आता है कभी, तो इस क्षेत्र में नदियों का पानी पहुंचता है, तो इसलिए ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है। ये उपजाऊ तो है बांगर, लेकिन ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। तो ये पुरानी मिट्टी से निर्मित है, जबकि मैं खादर की बात करूं तो ये नई मिट्टी से निर्मित है और ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये हमारे चार क्या थे? मैदानों के प्रकार थे, जिसमें हमने भावर, तराई, खादर और बांगर के बारे में जाना। भावर के बारे में खास बात क्या थी कि शिवालिक के जस्ट साउथ में है, नदियां बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, खेती नहीं की जा सकती। इसके बाद तराई के बारे में खास बात क्या थी कि ये जस्ट किसके? भावर के जस्ट साउथ में स्थित है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, नदियां दोबारा से बाहर निकल आती हैं, खेती की जा सकती है, वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में बात करी हमने खादर के बारे में। तो खादर नदियों द्वारा डिपॉजिट की गई प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है, एलुवियल सॉइल से निर्मित क्षेत्र है। यह सर्वाधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी डिपॉजिट की जाती है। आगे बात करें बांगर के बारे में, तो ये बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है और ये किसकी अपेक्षा? खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। उपजाऊ तो होता है लेकिन कम होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदानों के बारे में। आगे नेक्स्ट क्लास में हम साउथ इंडिया यानी कि पेनिसुलर इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।